नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत टॉलमैन का चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, टॉलमैन साइन गेस्टाल्ट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान के अंतर्गत हमने टॉलमैन का गेस्ट चिन्ह से गेस्ट सिद्धांत के बारे में जाना। वहीं हमने इसकी विशेषताएं और इससे संबंधित कुछ नियम जिनको हम जाना, जिसमें 4 नियमों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अभिप्रेरणा नियम, मोटिवेशन प्रिंसिपल, साचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रिंसिपल, क्रिया नियम, एक्शन प्रिंसिपल, शक्ति वर्धक नियम, स्ट्रेंथनिंग प्रिंसिपल। हमने जाना था कि इन तथ्यों को सिद्ध करने के लिए टॉलमैन ने भूल भुलैया का एक प्रयोग किया। इस भूल भुलैया में चूहा तब तक भोजन प्राप्त नहीं पाता था जब तक कि वह कई मोड़ों से न गुजर जाता था। हर मोड़ पर वह चिन्हों को देखता था और उसकी प्रत्याशा भोजन पाने की बढ़ती चली जाती थी। जिन चिन्हों पर मार्ग बंद होता था वह मस्तिष्क में बैठा लेता और उस ओर न जाना सीख गया था। अब हम जानते हैं कि टॉलमैन ने कुछ प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किए थे, जिन एक्सपेरिमेंट को हम एक एक कर जानेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टॉलमैन का प्रयोग। टॉलमैन के अनुसार पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट कर्तव्य के लिए आवश्यक है। सीखने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत की पुष्टि निम्न प्रयोगों के द्वारा की गई। स्पेंस और लिपिट ने एक विशेष प्रकार की पहेली के माध्यम से चूहों पर प्रयोग किए। इस पहेली में चूहों की भोजन या जल की ओर जाने की बराबर सुविधा थी। अनेक प्रयासों द्वारा चूहों को यह सिखाया गया कि पहेली में बाईं तरफ आंगन है और दाईं तरफ नल है। यह सिखाने के पश्चात चूहों को प्यासा रखा गया और पहेली में छोड़ा गया। छोड़ते ही वह जल वाले रास्ते की ओर दौड़े। दूसरी बार उन्हें भूखा रखा गया, फिर पहेली में छोड़ा गया तो वे इस बार भी जल की ओर ही भागे। तो ये प्रैक्टिकल था जिसमें टॉलमैन का पहला उपकरण है। एक तरफ भोजन है और एक तरफ पानी है। भूखा रखने के बावजूद भी अगर पहेली में उनको छोड़ा गया तो दोनों बार ही जल की ओर भाग रहे हैं। दूसरा प्रैक्टिकल जो इन्होंने किया, इस प्रयोग में मैकफॉर्लेन 1930 में कुछ चूहों को पानी से भरी एक भूल भुलैया को तैरकर लक्ष्य तक पहुंचना होता है, यह मानते हुए कि जानवर भोजन तक पहुंचना चाहते हैं। यह देखने का प्रयास किया गया कि क्या इसके अतिरिक्त भी वे किसी भूल भुलैया तक अपने ज्ञान का प्रयोग कर पहुंच पाते हैं या उन्हें कुछ ऐसा संबंधों की जानकारी है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया, किस उद्दीपक के प्रति क्या अनुक्रिया है, ये उन्हें जानकारी है या नहीं है। इस समस्या के हल हेतु उसने भूल भुलैया से पानी बाहर निकाल दिया। अब इन चूहों को
इस भूल भुलैया में रखा गया ताकि वे तैरने के बजाय दौड़कर लक्ष्य तक पहुंच सकें। उसने देखा कि चूहे बिना कोई त्रुटि किए अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जानवरों ने भूल भुलैया के संज्ञानात्मक चित्र के माध्यम से भूल भुलैया का एक विशिष्ट रूप सीखने में सफलता प्राप्त कर ली है। तीसरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट 3, इस अन्य प्रयोग जिसे प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1940 में किया गया। इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि अधिगमकर्ता घिसे पिटे या नियमित तरीके से ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, बल्कि परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेता है। इसी प्रकार के एक प्रयोग में चूहों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राइट एंगल रास्ते से पहुंचने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रयोग की स्थिति में मूल रास्ता बंद कर दिया गया और दूसरे अन्य रास्ते विभिन्न दिशाओं में खोल दिए गए। देखने में आया कि अधिकांशतः चूहों ने लक्ष्य तक पहुंचने में डायगोनल रास्ता ही अपनाया। टॉलमैन ने अनुमान लगाया कि चूहों ने एक सामान्यीकृत सोच विकसित कर ली है, जिसके आधार पर ही वे लक्ष्य पर पहुंचने में अन्य रास्तों की खोज कर सके। प्रयोग नंबर 4, स्वयं टॉलमैन ने 1930 में बर्कली में एक नवीन प्रकार का प्रयोग किया, जिसे लेटेंट लर्निंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। इस प्रकार के एक प्रयोग में टॉलमैन ने हुचिंग के साथ मिलकर चूहों पर प्रयोग किए। चूहों के समूह को भूल भुलैया में से बिना भोजन दिए दौड़ाया गया। बाद में पुरस्कार के रूप में भोजन को सम्मिलित कर लिया गया। प्रयोग के दौरान यह देखा गया कि जिन चूहों की भूल भुलैया तक पहुंचने की संभावना थी, उन्होंने उस समूह की अपेक्षा अधिक तेजी से सीखा जो भूल भुलैया को नहीं सुलझा पाए। टॉलमैन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भूल भुलैया को सुलझाने की प्रक्रिया में कुछ लेटेंट लर्निंग अवश्य हुई होगी। इस प्रयोग के दौरान टॉलमैन ने पाया कि वे लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचे जिनके प्रयासों को पुरस्कृत किया गया, और उन्होंने त्रुटियां भी कम की उस समूह की तुलना में जिनके प्रयासों को पुरस्कृत नहीं किया गया। लेकिन बाद में जब इस समूह के प्रयासों को भी पुरस्कृत किया गया तो इस समूह ने भी सुधार किया और कम त्रुटियां की। देखने में आया कि खाने तक पहुंचने के दौरान जब उन्हें विद्युत आघात दिया गया तो चूहा ने इस आघात से बचने का प्रयास किया। इस आधार पर टॉलमैन ने यह तर्क दिया कि संज्ञानात्मक चिन्ह इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि वे किसी परिस्थिति के सार्थक पहलू होते हैं। एक्सपेरिमेंट 5वां, टॉलमैन के एक अन्य साथी M.H. इलियट ने यह प्रयोग 1928 में किया, जिसे रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम का अर्थ यह है कि अधिगमकर्ता पुरस्कार ग्रहण करना चाहता है, और यदि इस पुरस्कार को परिवर्तित या हटा लिया जाता है तो व्यवहार बदल जाता है। इलियट ने अपने प्रयोग में 2 समान भूखे चूहों के समूह लिए और उन्हें ब्रेन मॉस
और सनफ्लावर पुरस्कार एक टी भूल भुलैया में प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया। पहला समूह एक्सपेरिमेंटल और दूसरा कंट्रोल ग्रुप कहलाया। यह प्रशिक्षण 9 दिनों तक चला और 10वें दिन सनफ्लावर को ब्रेन मास में बदल दिया गया। एक्सपेरिमेंटल सह जो ब्रेन मास की उम्मीद में था उसने अधिक त्रुटियां की और अधिगम भी बाधित हुआ। इस प्रयोग में यह परिकल्पना बनाई गई कि जानवर ब्रेन मास की ही आशा रखेंगे और जब उनकी प्रत्याशा पूरी नहीं तो उनका व्यवहार बाधित हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी अधिगम का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब जानते हैं शैक्षिक निहितार्थ या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। टॉलमैन एक समाहरक सिद्धांतवादी था। उसने इधर उधर से अनेक विचार लिए लेकिन उन्हें एक व्यवस्थित या सिस्टमेटिक सिद्धांत का रूप न दे सका। साथ ही व्यवहार को भी निश्चित व्याख्या नहीं दे पाया। फिर भी टॉलमैन और उनके साथियों ने अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टॉलमैन का सबसे प्रमुख योगदान यह है कि व्यवहार उद्देश्यमूलक होता है। उसने हमेशा इस बात पर बल दिया कि जो कुछ भी सीखा जाता है वह प्रत्याशा संकेतों के महत्व से है, न कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स अनुबंध से। टॉलमैन ने अधिगम की व्याख्या के लिए संज्ञानात्मक प्रारूप विकसित किया। यह व्यवहारवादी मनोविज्ञान की परिसीमा से बाहर निकले लेकिन उसने उन मनोवैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित किया और व्यवहारवाद की एक मुख्य धारा में थे। वह वाटसन के एहसार अनुबंधन व जीवन के आंतरिक सदर्शन के विरोधी थे। ये सिद्धांत बालक की प्रारंभिक शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। वस्तुतः टॉलमैन ने अपने लंबे सेवा काल में बहुत से अधिगम नियमों की खोज की है जो अधिगम परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिद्धांत का अधिगम के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।